सोचिए, एक बहुत ही अहम बहस चल रही है। आपके तर्क बिल्कुल सही हैं, लेकिन सामने वाला आपकी बात मान ही नहीं रहा है। अब कैसा हो अगर किसी के पास एक ऐसी 1000 साल पुरानी चेकलिस्ट हो जो उसके हर तर्क को इतना अचूक बना दे कि सुनने वालों के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प ही ना बचे। क्या बात है! ये तो मतलब किसी भी डिबेटर का सबसे बड़ा सपना है। बिल्कुल है ना। तो आज की इस गहन चर्चा में हम प्राचीन भारतीय तर्कशास्त्र के एक ऐसे ही टूलकिट को डिकोड कर रहे हैं। ये टूलकिट आचार्य हरिभद्र सूरी द्वारा रचित न्याय प्रवेशक की टीका पर आधारित है, और हमारा मिशन ये समझना है कि ये प्राचीन ग्रंथ कोई धूल भरी पुरानी किताब नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। ये वास्तव में आज के विद्यार्थियों, प्रोफेशनल्स और किसी भी इंसान के लिए अपने विचारों को स्पष्ट करने का सबसे व्यवहारिक रोड मैप है। वाकई इस विषय की सबसे दिलचस्प बात ही यही है कि हरिभद्र सूरी तर्कशास्त्र को किसी जटिल बौद्धिक कसरत की तरह पेश नहीं करते। देखिए, वे इसे एक विज्ञान मानते हैं, संचार का विज्ञान। कम्युनिकेशन का साइंस। सही कहा। अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो हम लगातार जानकारी के एक बड़े शोर के बीच जी रहे हैं। इस शोर में अपने विचारों को स्पष्ट कैसे किया जाए, किसी सार्वजनिक मंच पर बिना भटके एक ठोस तर्क का ढांचा कैसे खड़ा किया जाए और सामने वाले की गलतियों को तुरंत कैसे पकड़ा जाए, ये सब इस ग्रंथ में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बताया गया है। तो अगर हम किसी भी बहस या संवाद की शुरुआत की बात करें, तो इस ग्रंथ में ज्ञान और संवाद को दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बांटा गया है। आत्मसंवित और परासंवित। मुझे लगता है कि ये विभाजन ही वो पहला कदम है जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं ना। बिल्कुल। हम बस मान लेते हैं कि जो हमें समझ आ गया वो दुनिया को भी उसी तरह समझ आ जाएगा। यही वो बुनियादी भूल है जिस पर हरिभद्र सूरी चोट करते हैं। अच्छा, तो वो इसे कैसे समझाते हैं? वे कहते हैं कि कोई भी संवाद स्थापित करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ज्ञान के दो स्तर हैं। पहला है आत्मसंवित, जिसका सीधा सा अर्थ है आंतरिक आत्मजागरूकता या खुद के लिए ज्ञान प्राप्त करना। खुद के लिए ज्ञान मतलब जो मेरे दिमाग के अंदर चल रहा है? हाँ, बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को समझना चाहता है तो उसे सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। पहला प्रत्यक्ष, यानी जो वो अपनी आंखों से देख रहा है या सीधे महसूस कर रहा है, और दूसरा अनुमान, यानी जो वो उस अनुभव से निष्कर्ष निकाल रहा है। ये पूरी तरह से एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तो ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे दिमाग में ये तय करना कि कोई फिल्म मास्टरपीस है। हाँ, ये हमारी आत्मसंविद है। हमने फिल्म देखी, संगीत सुना, कहानी महसूस की और हमें वो पसंद आई। हमारे लिए वो एक स्पष्ट सत्य बन गया। एकदम सटीक उदाहरण है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम इसी आंतरिक एहसास को सीधे मंच पर ले जाते हैं और सोचते हैं कि लोग सिर्फ हमारे कहने भर से मान लेंगे। यहीं पर शायद परसंविद की भूमिका आती है ना। बिल्कुल। इस एनालॉजी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो मान लीजिए कि उसी फिल्म को बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर दिलाने के लिए जूरी के सामने बहस करनी है। वहां कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे ये अच्छी लगी इसलिए ये बेस्ट है। हाँ, वहाँ तो जूरी हंस देगी। सही बात है। वहां पर संवित के स्तर पर आना होगा। पर संवित का अर्थ है दूसरों के लिए ज्ञान या सार्वजनिक संचार। जब हमारी अपनी समझ स्पष्ट हो जाती है और हम उस विचार को दुनिया के सामने ले जाते हैं तो सिर्फ हमारे आंतरिक अनुभव से काम नहीं चलता। तो फिर वहाँ किस चीज से काम चलता है? वहां हमें साधन यानी ठोस तार्किक प्रमाण और दूषण यानी सामने वाले के गलत तर्क के तार्किक खंडन की आवश्यकता होती है। देखिए, विद्यार्थियों को अक्सर एकेडमिक जीवन में यही संघर्ष करना पड़ता है। वे जो भीतर महसूस करते हैं उसे एक तार्किक ढांचे में ढालना सीखना पड़ता है। मतलब हमारी आंतरिक सच्चाई दुनिया के लिए तब तक सत्य नहीं है जब तक कि उसे साधन के सांचे में डालकर प्रमाणित न किया जाए। ये तो बहुत गहरी बात है। अब अगर परसंवित या सार्वजनिक संवाद दूसरों के लिए है तो एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। क्या सवाल? सवाल ये कि हम वास्तव में किसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए किसी कॉलेज के डिबेट क्लब में दो विद्यार्थियों के बीच तीखी बहस हो रही है। अक्सर ऐसा लगता है कि उनका पूरा जोर अपने विरोधी को हराने या उसकी सोच बदलने पर होता है। हाँ, आमतौर पर लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो क्या वास्तव में एक डिबेटर का लक्ष्य अपने प्रतिद्वंद्वी को मनाना होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हरिभद्र सूरी का दृष्टिकोण यहाँ आधुनिक बहस की समझ को पूरी तरह से पलट देता है। वे संवाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं जिसे वे प्राश्निक कहते हैं। प्राश्निक? इसका क्या मतलब हुआ? प्राश्निक का मतलब है
एक निष्पक्ष श्रोता या न्यूट्रल विटनेस। ग्रंथ में स्पष्ट किया गया है कि प्राश्निक वो विद्वान व्यक्ति है जिसे विषय की अच्छी जानकारी तो है, लेकिन वो किसी एक पक्ष की ओर पहले से झुका हुआ नहीं है। अरे वाह! हाँ, वो वहां सिर्फ सत्य को तार्किक रूप से स्थापित होते देखने के लिए मौजूद है। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। अगर हम इस प्राश्निक वाले कॉन्सेप्ट को आज के सोशल मीडिया के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर तो ये रोज का खेल है ना? जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर या कमेंट सेक्शन में कोई तीखी बहस होती है तो अक्सर लोग ट्रोल्स को जवाब देने या उनकी सोच बदलने में अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, जबकि सच तो ये है कि वो विरोधी कभी अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। सही कहा, वो तो बस बहस करने के लिए बहस कर रहा है। हाँ, तो अगर हम हरिभद्र सूरी के सिद्धांत को माने तो बहस का उद्देश्य उस विरोधी को बदलना है ही नहीं। उद्देश्य उस कमेंट सेक्शन को चुपचाप पढ़ने वाले उन हजारों शांत पाठकों को तार्किक सत्य दिखाना है जो वहां प्राश्निक की भूमिका में है। और पता है, इस दृष्टिकोण को अपनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? ये किसी भी डिबेटर को व्यक्तिगत हमलों या इमोशनल आउटबर्स्ट से बचाता है। मतलब उसका फोकस नहीं बिगड़ता। बिल्कुल। जब एक विद्यार्थी या वक्ता ये जान लेता है कि उसे सामने वाले को नीचा नहीं दिखाना है, बल्कि जूरी, शिक्षक या निष्पक्ष दर्शकों को अपना सत्य प्रमाणित करना है, तो उसकी भाषा खुद ब खुद मर्यादित हो जाती है। क्योंकि वो एक न्यूट्रल इंसान से बात कर रहा है। हाँ, उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने तर्कों के निर्माण पे केंद्रित रहता है। वो अपना आपा नहीं खोता, क्योंकि उसका लक्ष्य अब विरोधी की हार नहीं, बल्कि प्राश्निक के सामने सत्य की जीत है। बहुत ही उम्दा बात कही आपने। अब अगर हमारा दर्शक यानी प्राश्निक बिल्कुल निष्पक्ष है तो जाहिर है कि वो सिर्फ जज्बाती बातों या ऊंची आवाज से तो नहीं मानेगा। कभी नहीं मानेगा। उसे कन्विंस करने के लिए हमारे तर्कों का ढांचा बहुत ठोस होना चाहिए, एक ऐसा लॉजिकल स्ट्रक्चर जिसमें कोई सुराख ना हो। ऐसे में इस ग्रंथ के अनुसार किसी तर्क को सार्वजनिक रूप से रखने का सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए? तो न्याय प्रवेशक किसी भी तर्क को पूर्ण स्पष्टता के साथ रखने का एक बहुत ही सटीक 3 चरणीय अनुक्रम देता है। सार्वजनिक मंच पर किसी भी वैध तर्क के निर्माण के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं: पक्ष, हेतु और दृष्टांत। पक्ष, हेतु और दृष्टांत। चलिए इन तीनों को एक व्यवहारिक उदाहरण से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए हम किसी क्लासरूम में यह साबित करना चाहते हैं कि स्कूल में नया फोन बैन नियम सही है। अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ हमारा पक्ष या दावा ये होगा कि स्कूल में फोन बैन होना चाहिए। बिल्कुल। पक्ष का मतलब ही है वो थीसिस या दावा जिसे सिद्ध करना है। प्राचीन ग्रंथ का एक क्लासिक उदाहरण है कि शब्द अनित्य है, यानी ध्वनि हमेशा नहीं रहती, वो पैदा होती है और खत्म हो जाती है। तो आपके उदाहरण में फोन बैन होना चाहिए, ये एक स्पष्ट पक्ष हो गया। समझ गया। और दूसरा चरण क्या है? दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है हेतु, यानी कारण। वो कारण जिससे आपका दावा सिद्ध होता है। प्राचीन उदाहरण में हेतु है कि क्योंकि ये उत्पन्न किया जाता है। तो हमारे फोन बैन वाले उदाहरण में एक हेतु हो सकता है कि क्योंकि इससे ध्यान भंग होता है। एकदम सही। और तीसरा चरण है दृष्टांत, यानी कोई ऐसा सर्वमान्य उदाहरण जो इस बात को साबित करे। तो फोन बैन के मामले में हम कह सकते हैं जैसे किसी गहरी नींद के बीच बजने वाला अलार्म। क्या बात है, बिल्कुल। अलार्म का काम ही ध्यान खींचना है। ठीक वैसे ही फोन की नोटिफिकेशन पढ़ाई से ध्यान खींचती है। तो अगर कोई विद्यार्थी सार्वजनिक रूप से बोलने जा रहा है तो वो इस चेकलिस्ट का उपयोग कर सकता है। क्या मेरा दावा स्पष्ट है? क्या मेरे पास ठोस कारण है? और क्या मैं इसे एक ऐसे उदाहरण से जोड़ सकता हूं जिसे वहां मौजूद हर इंसान सच मानता हो? हाँ, और ये ढांचा किसी भी जटिल विचार को इतनी सरलता से पेश करता है कि सुनने वाले प्राश्निक के लिए उसे नकारना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन यहाँ एक उलझन है। कैसी उलझन? तर्क का पूरा इंजन तो हेतु यानी कारण है। अगर कोई दावा करे कि आसमान हरा है और कारण दे दे क्योंकि आसमान में बादल तैरते हैं, तो दावा और कारण तो आ गए, लेकिन ये तर्क पूरी तरह बेतुका है। हाँ, बिल्कुल बेतुका है। तो कोई विद्यार्थी या डिबेटर खुद कैसे जांचेगा कि उसका दिया गया कारण तार्किक रूप से वैध है या सिर्फ हवाई बात है? यहीं पर ये शास्त्र अपनी सबसे बड़ी विश्लेषणात्मक शक्ति का प्रदर्शन करता है। किसी भी कारण या हेतु को वैध मानने के लिए हरिभद्र सूरी एक बहुत ही कड़ी कसौटी देते हैं, जिसे त्रिरूप लिंग कहा जाता है। त्रिरूप लिंग मतलब 3 शर्तें। हाँ, इसका अर्थ है एक वैध तार्किक चिन्ह की
3 अनिवार्य शर्तें। अगर आपका कारण इन 3 शर्तों के कड़े टेस्ट को पार नहीं करता तो वो तर्क कहलाने के लायक ही नहीं है। दिलचस्प है। तो अगर कोई कारण देना है तो उसकी पहली शर्त तो शायद यही होनी चाहिए कि उस कारण का सीधा संबंध उस विषय से हो जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्राचीन तार्किक इसे ही पक्षधर्मत्व कहते हैं। पहली शर्त यही है कि आपका कारण उस विषय में मौजूद होना ही चाहिए। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि पहाड़ पर आग है क्योंकि वहां धुआं है, तो पहाड़ पर धुएं का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो लॉजिकल है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है सपक्षे सत्वम। इसका मतलब है कि वो कारण उन सभी समान चीजों में भी मौजूद होना चाहिए जहां वो परिणाम देखा जाता है। जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। जैसे रसोई घर में। रसोई घर में चूल्हे से धुआं उठता है तो आग भी होती है। सही है। और तीसरी शर्त? तीसरी शर्त है विपक्षे असत्वम। वो कारण विपरीत चीजों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी जहां आग नहीं है, जैसे किसी ठंडी झील में, वहां धुआं भी नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा। हाँ, बताइए। अगर हम दूसरी शर्त में ये कह ही रहे हैं कि कारण हमेशा समान चीजों में मौजूद होना चाहिए, तो तीसरी शर्त की वो विपरीत में ना हो, क्या उसी बात को घुमाकर कहना नहीं है? इन दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया? ये तो दोहराव जैसा लगता है। ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन विश्वास मानिए ये दोहराव नहीं है। ये तीसरी शर्त एक बेहद सख्त और जरूरी फिल्टर की तरह काम करती है। वो कैसे? कई बार कोई कारण समान चीजों में तो दिखता है, लेकिन किसी एज केस या अपवाद में वो विपरीत जगह भी मौजूद हो सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी दावा करता है कि यह जानवर एक पक्षी है क्योंकि इसके पंख हैं। तो अगर हम इसे त्रिरूप लिंग पर कसें, पहली शर्त पक्षधर्मत्व पूरी हो रही है क्योंकि उस जानवर के पंख हैं। बिल्कुल। दूसरी शर्त सपक्षे सत्वम भी पूरी हो रही है क्योंकि अन्य पक्षियों जैसे तोते या कबूतर के भी पंख होते हैं। तो यहां तक तो तर्क बिल्कुल सही लग रहा है ना? लेकिन जैसे ही हम तीसरी शर्त विपक्षीय असत्वम पर आते हैं, ये तर्क धराशायी हो जाता है। अरे हाँ, चमगादड़। बिल्कुल सही पकड़े आप। क्या पंख होना विपरीत वर्ग में पूरी तरह अनुपस्थित है? नहीं, क्योंकि चमगादड़ एक स्तनधारी है, पक्षी नहीं, लेकिन उसके भी पंख होते हैं। माइंड ब्लोन। मतलब विपरीत वर्ग में भी वो कारण मौजूद मिल गया। हाँ। तीसरी शर्त उन तर्कों को बेनकाब कर देती है जो सतह पर सही दिखते हैं, लेकिन पूरी तरह से अचूक नहीं होते हैं। यह शर्त सुनिश्चित करती है कि तर्क में कोई लूपहोल न बचे। तो ये 3 स्तरीय फिल्टर किसी भी तर्क को बिल्कुल बुलेट प्रूफ बना देता है। अब तक हमने अपना किला मजबूत कर लिया है, लेकिन एक प्रतियोगी डिबेट में सिर्फ अपना बचाव करना काफी नहीं होता। सामने वाले के गलत तर्कों को कैसे ध्वस्त किया जाए? हरिभद्र सूरी इस बारे में क्या रणनीति देते हैं? इसके लिए शास्त्र में हेत्वाभास की चर्चा की गई है, जिसे हम आज लॉजिकल फैलेसी कहते हैं। हेत्वाभास का शाब्दिक अर्थ है वो जो हेतु या कारण जैसा आभास देता है पर वास्तव में हेतु होता नहीं है। जो कारण जैसा दिखे पर होना। बिल्कुल। वैसे तो ग्रंथ में कई गलतियों का जिक्र है, लेकिन प्रतियोगी बहस के लिए 3 सबसे प्रमुख फॉलिसीज हैं जिन्हें तुरंत पकड़ना आना चाहिए। ये हैं असिद्ध, अनैकांतिक और विरुद्ध। तो सबसे पहले असिद्ध पर आते हैं। मुझे लगता है कि असिद्ध तो शायद वो स्थिति होती होगी जब कोई बिना सबूत के ही कोई ऐसा कारण दे दे जिसे कोई मानता ही ना हो। एकदम सही। असिद्ध यानी अनप्रूव्ड। ये तब होता है जब कोई ऐसा कारण दिया जाए जिसे या तो वादी या प्रतिवादी या दोनों ही सत्य ना मानते हों। कोई उदाहरण देकर समझाएंगी? मान लीजिए क्लास में कोई डिबेट चल रही है और एक विद्यार्थी कहता है कि हमारी टीम प्रोजेक्ट हार गई क्योंकि किसी अदृश्य शक्ति ने हमारा लैपटॉप बंद कर दिया था। ये तो कोई भी नहीं मानेगा। वही तो। अब ये कारण दोनों पक्षों के लिए असिद्ध है, क्योंकि ऐसी किसी शक्ति का कोई प्रमाण ही नहीं है। जो कारण स्थापित ही नहीं है, उस पर तर्क कैसे खड़ा हो सकता है? ये तो बहस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाने वाली बात हो गई। और दूसरी गलती, अनैकांतिक क्या है? अनैकांतिक का अर्थ है इनकंक्लूसिव, यानी ऐसा कारण जो एक से अधिक निष्कर्षों की तरफ इशारा करे। ये ऐसा कारण है जो दोनों पक्षों पर लागू हो जाता है, जिससे कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता, सिर्फ शोर और संशय पैदा होता है। जैसे कि
जैसे अगर कोई कहे कि वो विद्यार्थी बहुत होशियार है क्योंकि वो सुबह जल्दी उठता है। अब देखिए, जल्दी उठने की आदत तो होशियार विद्यार्थियों में भी हो सकती है और उन विद्यार्थियों में भी जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। हाँ, जल्दी उठकर वो वीडियो गेम्स भी तो खेल सकता है। बिल्कुल, ये कारण किसी एक निश्चित नतीजे तक नहीं ले जाता। न्यूज़ चैनल्स पर हम अक्सर ऐसे अनेकांतिक तर्क देखते हैं जिनका विषय से कोई सीधा संबंध नहीं होता और वे सिर्फ चर्चा को भटकाने का काम करते हैं। और तीसरी फॉल्सी, जिसे विरुद्ध कहा गया है, वो क्या है? नाम से तो लगता है कि ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कुछ है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विरुद्ध यानी कॉन्ट्रडिक्टरी। किसी भी डिबेटर के लिए ये सबसे भयंकर गलती है। ये तब होता है जब कोई व्यक्ति ऐसा कारण दे बैठता है जो वास्तव में उसके ही मूल दावे की जड़ें काट देता है। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अपना ही दावा कैसे काट सकता है? कल्पना कीजिए कि किसी ऑफिस या कॉलेज में एक लीडर कह रहा है कि हमारा वर्किंग ग्रुप सबसे बेहतरीन है क्योंकि हम कभी एक दूसरे की बात नहीं सुनते और सब अपना अपना काम करते हैं। अरे बाप रे! अब ध्यान दीजिए, उनका दावा है कि वे एक बेहतरीन ग्रुप हैं, लेकिन उन्होंने कारण क्या दिया कि वे एक दूसरे की बात नहीं सुनते। ये कारण तो ग्रुप वर्क की पूरी अवधारणा के ही खिलाफ है। वाकई, उनका दिया गया कारण ही साबित कर रहा है कि वो एक ग्रुप है ही नहीं। ये तो मंच पर अपनी ही बात को गलत साबित करने का क्लासिक उदाहरण है ना? अगर कोई विद्यार्थी या प्रोफेशनल इन तीनों गलतियों, असिद्ध, अनैकांतिक और विरुद्ध, को पकड़ना सीख ले, तो वो किसी भी बहस में सामने वाले के तर्क के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। लेकिन इतने गहरे और विश्लेषणात्मक सिद्धांतों को सिर्फ डिबेटिंग हॉल तक सीमित रखना तो इस ज्ञान के साथ नाइंसाफी होगी। हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? हरिभद्र सूरी भी यही चाहते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि इस शास्त्र का अंतिम उद्देश्य वाद विवाद जीतकर किसी को नीचा दिखाना नहीं है। इसका मूल उद्देश्य है सही और गलत के बीच फर्क करना सीखना, ताकि व्यक्ति सत्य की ओर, जिसे वे परमाम गतिम कहते हैं, उसकी ओर बढ़ सके। तो ये सिर्फ जीतने का टूल नहीं है? नहीं, ये हमारे भीतर के भ्रम और बायस को दूर करने का एक साधन है। इस भ्रम को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि एक मॉर्निंग एक्सरसाइज बहुत कारगर हो सकती है। दिन की शुरुआत में किसी बाहरी व्यक्ति से बहस करने के बजाय क्यों ना हम इन तार्किक औजारों का इस्तेमाल अपने स्वयं के विचारों की सफाई के लिए करें। आत्मसंवेद के स्तर पर अपनी ही सोच का ऑडिट करें। ये एक बहुत ही बेहतरीन और व्यावहारिक सुझाव है। हम हर दिन अनगिनत फैसले लेते हैं और कई तरह की चिंताओं से घिरे रहते हैं। अगर हम अपने आंतरिक विचारों को इन तार्किक नियमों पर तौलना शुरू कर दें, तो हमारा नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। चलिए, इस मॉर्निंग एक्सरसाइज का एक लाइव डेमो करते हैं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी सुबह उठता है और उसके दिमाग में एक बहुत ही नकारात्मक विचार आता है कि मैं इस इंटरव्यू में पक्का फेल हो जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बहुत आम बात है ये। अक्सर हम ऐसे विचारों को परम सत्य मान लेते हैं, लेकिन अगर हम इस विचार को त्रिरूप लिंग की कसौटी पर कसें तो क्या होगा? दावा है कि मैं इंटरव्यू में फेल हो जाऊंगा। कारण है कि मुझे घबराहट हो रही है। अब इस कारण पर पहली शर्त लगाते हैं, पक्षधर्मत्व। क्या इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थी को घबराहट हो रही है? हाँ, ये सच है। लेकिन दूसरी और तीसरी शर्त पर आते ही ये विचार टूटने लगता है। वो कैसे? क्या सिर्फ फेल होने वाले विद्यार्थियों को ही घबराहट होती है? नहीं, जो विद्यार्थी टॉप करते हैं या सिलेक्ट होते हैं, उन्हें भी इंटरव्यू से पहले घबराहट होती है। यानी यह कारण विपरीत वर्ग में भी मौजूद है। अरे हाँ, तो इसका मतलब है कि मुझे घबराहट हो रही है, ये फेल होने का कोई वैध तार्किक कारण या हेतु है ही नहीं। ये तो एक लॉजिकल फॉल्सी है जिसे हमारा दिमाग सच मान बैठा था। बिल्कुल। इस शास्त्र में दूषण यानी वास्तविक तार्किक गलती पकड़ना और दूषणाभास यानी सतही और झूठी गलतियां निकालना, इन दोनों के बीच स्पष्ट अंतर बताया गया है। अक्सर हम अपने जीवन में दूषणाभास के शिकार हो जाते हैं। हम अपने ही बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। हाँ, जब कोई व्यक्ति अपने ही विचारों में इन गलतियों को पकड़ना सीख जाता है, तो उसका दिमाग बहुत अधिक स्पष्ट, शांत और आत्मविश्वास से भर जाता है। ये वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हम प्राचीन तार्किक औजारों का इस्तेमाल, जो दूसरों से बहस करने के लिए बनाए गए थे, उनका उपयोग हम खुद अपने विचारों की सफाई के लिए कर रहे हैं। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही निकलता है कि प्राचीन भारतीय तर्कशास्त्र और न्याय प्रवेशक की ये टीका सिर्फ पुरानी किताबों में दबा कोई सिद्धांत नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये संचार का,
स्पष्ट सोच का और निर्णय लेने की क्षमता का एक जीवित, सांस लेता हुआ टूल किट है। ये हमें सिखाता है कि कैसे सोचें, कैसे संवाद करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे सत्य को चारों ओर फैले शोर से अलग करें। एक ऐसा रोड मैप जो हमें बेहतर वक्ता ही नहीं बल्कि एक स्पष्ट और शांत विचारक बनाता है। और इसी के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आज की चर्चा वाकई बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। बिल्कुल। इस पूरे सफर ने हमें देखा कि तार्किक नियम हमारे बाहरी संचार को कैसे अभेद्य बनाते हैं। लेकिन अंत में एक विचार जो सुनने वालों के लिए एक चुनौती है। जरा सोचिए, दिन भर में हम खुद को जो सैकड़ों नकारात्मक बातें बताते हैं, जैसे मुझसे ये नहीं होगा, मैं इस प्रमोशन के लायक नहीं हूं, या लोग मुझे पसंद नहीं करते, जो कि हम सब कभी ना कभी करते हैं, है ना? तो अगर हम अपने उन गहरे आंतरिक विचारों पर इन 3 तार्किक शर्तों का कड़ा टेस्ट लगा दें, तो क्या होगा? क्या हमारे सबसे बड़ी चिंताएं और हमारे सबसे गहरे डर भी सिर्फ एक खराब तरीके से बनाए गए तर्क, एक लॉजिकल फॉल्सी से ज्यादा और कुछ नहीं है? इस बारे में गहराई से सोचिएगा जरूर। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और हमेशा अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखिए।